Hello everyone. So today we'll study about preamble of the Indian Constitution. It is chapter number 4 in our Lakshmikant book 15th edition. So इसके अंदर preamble जो है, you must have seen preamble in your NCERT books. NCERT books में first कुछ starting के initial pages में preamble दिया होता था. So it's very important to know about the preamble of our constitution. उसमें कुछ key terms होती हैं जिनके बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. उस पर बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि कौन से अमेंडमेंट से कौन कौन सी नई टर्म्स ऐड हुई थी एंड एवरीथिंग लाइक. और अभी जो CAA के प्रोटेस्ट में प्रियम्बल वहाँ पे शो किया गया था, तो इट कैन कम एज एन MCQ. सो लेट्स स्टडी अबाउट द प्रियम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो हियर एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, this is the preamble of our constitution. I've taken it from the books. So I'll read it. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens. Here, sovereign, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये वर्ड्स पहले से थे. सोशलिस्ट, सेक्युलर ये बाद में ऐड हुए फ्रॉम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. And to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Unity word यहाँ पे पहले से था, integrity बाद में ऐड हुआ from the same 42nd Constitutional Amendment Act 1976. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So 26 November को, as you all know, we celebrate it as a Constitution Day. So इस दिन हमने अडॉप्ट किया था अपना Constitution. So you need to know all the key terms which are there in the Constitution. Also, this Constitution is given by the people of India to themselves. Now let's know some key facts about the preamble of our Constitution. So जो preamble होता है वो बेसिकली होता क्या है? वो होता है एक इंट्रोडक्शन या प्रीफेस जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का. मतलब जो बुक्स में नहीं होता प्रीफेस, इट्स लाइक अ प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ होता है या अ सेंस देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली है क्या, उसकी समरी काइंड ऑफ. ऑल्सो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, उनकी एस्पिरेशंस और ड्रीम्स के बारे में बताता है कि एक्चुअली वो कैसा चाह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा इंडिया चाह रहे थे. कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब है. एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो किस पे बेस्ड, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पंडित नेहरू ने ड्राफ्ट किया था. राइट. इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. फर्स्ट कि प्रियम्बल इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर. मतलब जो लेजिस्लेचर है, जो कि लॉज बनाते हैं, उनके लिए ना तो ये सोर्स ऑफ पावर का सोर्स है, ना ही तो उनकी पावर को हिंड्रेंस करता है. सेकेंडली, इट इज़ नॉन जस्टिसेबल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज यू कैन टेक preamble of the constitution, go into courts and say that this is not enforced, और मतलब वो नॉन जस्टिसेबल है, कोर्ट्स में नहीं जा सकते आप इसके लिए. Let's know about some keywords of the preamble. First is sovereign. Sovereign. The word sovereign implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation, but an independent state. मतलब जो इंडिया है वो इंडिया इंडिपेंडेंट स्टेट है. उसके इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में कोई और देश इंटरफेयर नहीं कर सकता है. Here you might have a question कि जो UNO है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मेंबरशिप इंडिया ने ली है, तो in any way limit our sovereignty, बट ऐसा नहीं है. इट डजंट, इंडिया की मेंबरशिप UNO में किसी तरीके से हिंड्रेंस नहीं बनता या लिमिटेशन नहीं बनता हमारे सोवरेनिटी का. सेकंड है सोशलिस्ट. सो जो सोशलिस्ट है, सोशलिज्म होता है वो दो टाइप का होता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड कम्युनिस्ट सोशलिज्म. जो इंडिया में है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी होती है. मतलब प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं. और जो इंडिया में सोशलिज्म है वो काइंड ऑफ ब्लेंड है मार्क्सिज्म और गांधीज़म का, जो कि ज़्यादा गांधीयन सोशलिज्म की तरफ लीन करता है. ऑल्दो इट इज़ सेड दैट इन ड्यू टू द LPG पॉलिसी जो 1991 में आया था, उसकी वजह से थोड़ा डाइल्यूट हो गया इंडिया का सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स. नेक्स्ट टर्म है सेक्युलर. सेक्युलर जो है, इंडिया में इतने सारे रिलीजन्स हैं. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, प्रियम्बल के हिसाब से, इट्स
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, मतलब जहाँ की सारे रिलीजन्स को कंट्री में इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ की, मतलब कोई कम है जिसका पॉपुलेशन माइनॉरिटी है या नहीं, उनका सेम स्टेटस है, उनको सेम स्टेटस और सपोर्ट देता है स्टेट, मतलब किसी को फेवर या डिसफेवर ऐसा नहीं करता, सबको इक्वली ट्रीट करता है स्टेट। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक। सो जो डेमोक्रेटिक वर्ड है प्रियम्बल में यूज़ किया गया वो ब्रॉडर सेंस में यूज़ किया गया है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है कि पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल, राइट। सो डेमोक्रेसी जो आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो डायरेक्ट होता है उसमें पीपल दे देमसेल्व्स एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में होता है। सो ये कैसे होता है? थ्रू रेफरेंडम्स, इनिशिएटिव्स, रिकॉल, प्लेबिसाइड्स, इसके थ्रू होता है। सेकंड होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। सो हियर द रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है थ्रू इलेक्शंस, वो एक्सरसाइज करते हैं पावर। एग्जाम्पल इंडिया में होता है। सो जो इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है वो दो टाइप की होती है, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो जो इंडिया में होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया में है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो जो लेजिस्लेटर्स फॉर ऑल द पॉलिसीज इन एक्शन, मतलब जो लेजिस्लेटर, जो लॉ बनाने वाले, जो लॉज बनाते हैं, उसके लिए एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर जो अम्बेडकर ने कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर ने, कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज द बेस ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी, मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी के बिना कुछ भी नहीं है। तो सोशल डेमोक्रेसी में क्या होता है? सोशल डेमोक्रेसी में होता है इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ विच रिकग्नाइजेज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और इन तीनों को डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था इट्स अ ट्रिनिटी, मतलब इन तीनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को आप एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते, एंड ये तीनों मिलकर बनाता है सोशल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक। तो जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी होती है उसको दो कैटेगरीज में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तो मोनार्की और एक रिपब्लिक। सो मोनार्की में होता है वेयर किंग और क्वीन होता है, जो कि हेरिडिटरी सक्सेशन जहाँ पे चलते रहते हैं, जैसे कि ब्रिटेन। लेकिन जो रिपब्लिक होता है वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इज़ ऑलवेज इलेक्टेड, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स पीरियड, जैसे कि यूएसए में होता है। तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिक वर्ड यूज़ हुआ है, इट इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेशन कि इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट, जो कि हु इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 5 years। सो ये इससे ये बताता है कि इंडिया में जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है वो लोगों के पास है, किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं है, जैसे कि किंग या क्वीन के पास। सो मतलब ये भी दिखाता है कि यहाँ पे कोई प्रिविलेजेस नहीं है किसी एक इंसान के लिए कि वो किंग है या क्वीन है। सो हर टाइप की पब्लिक ऑफिसेज दे आर ओपन फॉर एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट टर्म है जस्टिस। सो जो हमारे प्रियम्बल में जस्टिस टर्म यूज़ हुआ है, इट हैज़ 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो कि वेरियस प्रोविजंस जो हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, उसके थ्रू इंश्योर किया जाता है। सो सोशल जस्टिस में आता है कि ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन, मतलब हर किसी को इक्वली ट्रीट करना, कोई सोशल डिस्टिंक्शन नहीं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, इन सब के किसी को कोई प्रिविलेज नहीं, राइट। एंड ऑल्सो फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेज, SC, ST, OBC एंड विमेन। इकोनॉमिक जस्टिस कैसे इंश्योर होता है? बाय नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब वेल्थ, इनकम, प्रॉपर्टी, इनकी इनइक्वालिटीज़ हटाना। सो जो इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस का जो कॉम्बिनेशन जो होता है उससे बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो तो है कि ऑल द सिटीजन्स हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, मतलब पॉलिटिकल ऑफिसर्स वो चाहे तो इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, दे ऑल्सो हैव इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। और जो आइडिया है जस्टिस का, ये हमने लिया है रशियन रिवोल्यूशन जो 1917 में हुआ था। नेक्स्ट टर्म है लिबर्टी। सो लिबर्टी मीन्स
absence of restraints on the activities of individuals and at the same time providing opportunities for the development of individual personalities. मतलब किसी भी टाइप का कोई restraint नहीं होना, but it is not absolute. इसमें भी कुछ restrictions होते हैं, मतलब ये absolute नहीं होता कि कोई भी टाइप का restriction नहीं होगा. और जो ये आइडिया है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का हमारे प्रियम्बल में, दिस वी हैव टेकन इट फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन. नेक्स्ट वर्ड है इक्वालिटी. सो जो इक्वालिटी है इट मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. मतलब कि सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, सारे इंडिविजुअल्स को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना. सो 3 टाइप की इक्वालिटी की बात की गई है, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, जो कि वेरियस फंडामेंटल राइट्स और इन सब के थ्रू इंश्योर की गई है. जैसे कि सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक. सिविक इक्वालिटी गारंटीड है आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में. पॉलिटिकल इक्वालिटी है आर्टिकल 325 एंड 326 एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी है आर्टिकल 39. जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है आर्टिकल 39. नेक्स्ट टर्म इज फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड. सो कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे प्रमोट करता है, बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप. मतलब इंडिया में देयर इज़ ओनली सिंगल सिटीजनशिप. यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया. आपको स्टेट की सिटीजनशिप नहीं मिलती है, आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है. नेक्स्ट है प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इस पर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज थी कि वेदर प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं. बेरोबेरी यूनियन केस 1960 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर नेक्स्ट उनका केशवानंद भारती केस था 1973 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें उन्होंने अपने पुराने जो जजमेंट था उसको रिजेक्ट किया और कहा कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर सेम उन्होंने कहा LIC ऑफ इंडिया केस में 1995 में. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अगेन कहा कि प्रियम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट है अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल. सो अब क्वेश्चन है कि प्रियम्बल जब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेंस बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट्स लाइक अ समरी कॉन्स्टिट्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन, सो कैन इट बी अमेंडेड. क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो अमेंड हो सकता है, तो प्रियम्बल क्या अमेंड हो सकता है. सो अंडर आर्टिकल 368 क्या ये अमेंडमेंट हो सकता है. सो ये पहली बार आया केशवानंद भारती केस में 1973 में. सो कोर्ट ने कहा कि द बेसिक एलिमेंट्स और द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्रिन, कि उसके हिसाब से द बेसिक स्ट्रक्चर्स कांट बी, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं आप अमेंड कर सकते, राइट. सो और अभी तक प्रियम्बल सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, जिसमें 3 नए वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रेटेड. सो हियर वी आर डन विद द 4th चैप्टर ऑफ लक्ष्मीकांत बुक. प्रियम्बल वाला पार्ट हो चुका है.